लेजिस्लेटिव होता है जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव होता है जो उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, और वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर कुछ में दिक्कत है, ये कौन चेक करेगा? जुडिशरी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पॉलिटी के एक और नए लेक्चर में। इसमें हम आज को टॉपिक पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। सो ये लेक्चर पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप और आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 35 तक पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट की थी, और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड हमने उसके क्वेश्चंस किए थे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लेक्चर नंबर 7 आज शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हम आर्टिकल 36 से 51 करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिस भी ग्रुप में आप एक्टिव हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टॉपिक्स ये वीडियोस पहुंच सके। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि जब भी नए लेक्चर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। पार्ट 4 आर्टिकल 36 51 डील्स विद द वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी जो आर्टिकल 36 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 के अंदर आता है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आयरलैंड या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डीपीएसपी। तो क्या क्या बात ध्यान रखने वाली है? पार्ट 4 आर्टिकल 36 51 बोरो कहाँ से क्या है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ यहाँ पर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं कि डीपीएसपी एम करता है, यानी कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अंडर विच द सिटीजन्स कैन लीड अ गुड लाइफ। ये असल में एक प्रोविजंस हैं जो इन सब जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे दे एक्ट एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल राइट्स ऑफ पीपल। यानी इनको जस्टिसेबल नहीं है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल थ्रू नॉट डेस्टिनेशनेबल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। यानी ये गवर्नमेंट में किसी भी पॉलिसी के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल बनते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल या फिर आप लोग पिलर्स कह सकते हैं, कि किसी भी पॉलिसी को बनाते वक्त इन डीपीएसपी का वोलेट ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। इसीलिए इनको कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 डिफाइन करता है स्टेट को, यानी द स्टेट इंक्लूड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी अथॉरिटी आती है उसको हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे? स्टेट। यानी वो स्टेट की तरह जहाँ भी स्टेट लिखा होगा वहाँ पर कोरिस्पॉन्डिंग या फिर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी। आर्टिकल 37 की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल, ये बात करता है एप्लीकेशन, जो प्रिंसिपल है उसके एप्लीकेशन की बात करता है कौन? आर्टिकल नंबर 37। आगे बात करें आर्टिकल नंबर 38। स्टेट, यानी स्टेट कोई भी गवर्नमेंट, लोकल बॉडी या फिर गवर्नमेंट अंडर अथॉरिटी सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी ये सिक्योर करती है सोशल ऑर्डर, किसके लिए? प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, पीपल के लिए, वेलफेयर के लिए ये ऑर्डर सिक्योर करती है। कौन? आर्टिकल नंबर 38 के अंदर आएगा, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी। 39 के अंदर क्या आता है? सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। यानी किसी भी स्टेट के या फिर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के जब वो पॉलिसी बनाएगी तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेगी, वो सब किस में है? आर्टिकल 39 में। जैसे इक्वल राइट्स होने चाहिए मैन एंड वुमेन का किसी भी पॉलिसी में, ओनरशिप होनी चाहिए रिसोर्सेज की, इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, और प्रोटेक्शन ऑफ होनी चाहिए चिल्ड्रन की, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सब किस में आएंगे? आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल 39 ए की बात करें, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू सिटीजन्स हैविंग इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। यानी जो इकोनॉमिक या फिर कोई अदर डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड उनको प्रोवाइड होना चाहिए। ये किसमें है? आर्टिकल 39 ए में। आर्टिकल 40 की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी जो विलेज पंचायत के प्रोविजंस हैं वो किस में लिखे हैं? आर्टिकल नंबर 40 में। आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। यानी राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। यानी कुछ केसेस में राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये किस सब चीज़ किस में है? आर्टिकल 41 में। ठीक है, तो ये होगा आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 कहता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क
एंड मैटरनिटी लीव। जो इंडस्ट्रीज हैं, फिर जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन हो, या जो भी जहाँ पे भी लोग काम करते हैं उनके लिए वर्क लाइफ में ह्यूमन और जस्ट कंडीशन हो उनके काम करने के लिए, और मैटरनिटी लीव भी हो। ये डिसाइड करता है आर्टिकल 42 ऑफ डीपीएसपी। आर्टिकल 43, लिविंग वेज, गुड वर्क कंडीशन एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। यानी जो लोग काम कर रहे हैं, इसमें जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए लिविंग वेजेस होने चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए उनके लिए। ये सब कौन देखता है? आर्टिकल नंबर 43। जस्ट और ह्यूमन कंडीशन कौन देखेगा? 42, 43 क्या देखेगा? इक्वल पे मिल रहा है या फिर लिविंग वेज जो है वो प्रॉपर है उनके वर्क लाइफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आर्टिकल 43 के अंदर आएगा। आर्टिकल 43A, 43A का मतलब है यानी कि जो बाद में अमेंडमेंट करके ऐड की गई हैं, तो इसलिए इसके आगे लिखा है ए, यानी 43A। तो इस 43A में क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यूनियन होती है वर्कर्स की, उसका यूनियन का एक लीडर होता है, वो मीटिंग करता है किससे? जो इंडस्ट्रीज के हेड लोग होते हैं या फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं। सो यूनियंस का एक लीडर होगा, जो जो भी इंडस्ट्रीज की बातें हैं या फिर कोई भी डिसीजंस लिया गया है, पॉलिसी है इंडस्ट्रीज के लिए बनाएगी, तो वो उनको भी इंक्लूड करेगी उस लीडर के थ्रू। तो ठीक है, तो पार्टिसिपेशन वर्कर होना, तो उससे क्या होगा? जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले, उनका पार्टिसिपेशन होगा हायर अथॉरिटी में, जो कि यानी कि डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होगा। ये कौन डिसाइड करता है? 43A। आगे बात करें आर्टिकल 44 की। सो आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि यूसीसी, जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा न्यूज़ में। वो किस में है? आर्टिकल 44 है इसका। ये ये अप्लाई करते ही नहीं, कि बताता है कि सभी के लिए सेम लॉ होने चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, सबके लिए सेम कोड होना चाहिए। कोई भी लॉ इसका इससे फिर काय से भी रिलेट करते हो, रिलीजन वगैरह कुछ भी डिफरेंट हो, सबके लिए सेम लॉ फॉलो होगा। ये कौन डिसाइड करता है? आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन। आर्टिकल 45 की बात करें तो प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। यानी जो प्रोविजन है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रंस के लिए, एज 14 तक, एज 6 तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है चिल्ड्रंस के लिए जो 6 ईयर तक हैं। वो प्रोविजन किस में है? आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 46 क्या कहता है? कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल, यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। यानी हमारे समाज में जितने भी वीकर सेक्शंस हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स या फिर शेड्यूल कास्ट, इन सब के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना। एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर वीकर सेक्शंस को, ये किस में? आर्टिकल नंबर 46 में। आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 47 बताता है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना एक स्टेट की ड्यूटी है। स्टेट यहाँ पर क्या है? कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अथॉरिटी, यानी जिस जो गवर्नमेंट के अंडर आती है अथॉरिटी, उसको यहाँ पर स्टेट, उसकी ड्यूटी है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। कैसे करेगी? लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाएगी और फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज करेगी। तो पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना ड्यूटी है स्टेट की आर्टिकल 47 के अंदर। आर्टिकल 48 की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यानी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसमें लिखा है? आर्टिकल नंबर 48 में। फिर बात करें 48A की, तो 48A फर्दर अमेंडमेंट करके ऐड किया गया हो, इसलिए क्या नाम रखा? आर्टिकल 48A। इसमें लिखा है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट के बारे में लिखा है आर्टिकल 49 48A में। और सेफ गार्ड करेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, इंप्रूव करेंगे और सेफ गार्ड रखेंगे। यानी सेफ गार्ड करेंगे किसको? फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। ये किसमें? आर्टिकल 48A में। आर्टिकल 49 की बात करें तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स। यानी जितने भी रेड फोर्ट है, ये चीज जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं हमारे पुराने पुराने, लाल किला है, जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये नेशनल इंपॉर्टेंस है। यानी नेशनल इंपॉर्टेंस है एक तरीके से, सभी सिटीजन्स को जो प्रोटेक्ट करना होगा नेशनल मॉन्यूमेंट्स को, प्लेसेस को, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यानी जो भी राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस रखते हैं प्लेसेस या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट है, उन सबको प्रोटेक्ट करेगा। इसके अंदर आता है आर्टिकल 49 के।
आर्टिकल 50 की बात करें, ये करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कौन करेगा? आर्टिकल 50। जुडिशरी क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जुडिशरी हैं जो देखेंगी जो भी लॉ है सब सही चल रहे हैं फिर अकॉर्डिंगली या नहीं। और एग्जीक्यूटिव क्या है? जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव, जो उसको देखते हैं कि वो अच्छे से फॉलो हो रहा है नहीं, वो एग्जीक्यूटिव होगा। और उसमें कोई गलती है उसको सुधार करने के लिए जुडिशरी है। ठीक है, तो इन दोनों का सेपरेशन होना चाहिए। ये कौन कहेगा? आर्टिकल 50। लेजिस्लेटिव होता है जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव होता है जो उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। और वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर कुछ में दिक्कत है, ये कौन चेक करेगा? जुडिशरी। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना, ये आर्टिकल 50 के अंदर आएगा। आर्टिकल 51 के अंदर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। यानी जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन होना चाहिए, इंटरनेशनल पीस होनी चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए। कौन डिसाइड करेगा? आर्टिकल 51। सो ये हमने यहाँ पर आर्टिकल पढ़े इस वीडियो में। अब तक की आर्टिकल 36 से 51 में क्या क्या प्रोविजन गिवन है, कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या गिवन है। ठीक है, ये आर्टिकल की है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ते हैं, जैसे 48A है, वो ऐड किया गया था। सो देखते हैं आर्टिकल 31C, इंसर्टेड इनटू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 25th अमेंडमेंट 1971 अपग्रेडेड द डीपीएसपीज। आर्टिकल 48 की ए की बात करें, जो प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट वगैरह के लिए है, सेफ गार्ड वाइल्ड फॉरेस्ट के लिए है, वो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 45 की, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देता है 0 to 6 ईयर चिल्ड्रंस के लिए, वो इंश्योर करता है प्रोविजन। तो वो किस में था? 86 अमेंडमेंट 2002 में इसको ऐड किया गया था, आर्टिकल नंबर 45 को। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े डीपीएस की कंप्लीट, एक एक आर्टिकल, किस आर्टिकल में क्या गिवन है, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए डीपीएसपी को लेकर, वो सभी हमने इस वीडियो में डिटेल में थ्योरी में पढ़े। ठीक है, तो इस वीडियो को जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 8, उसमें हम इससे क्वेश्चंस करेंगे, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ भी आपका पॉलिटी एक सब्जेक्ट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें आर के मैथड्स पर।